Hello everyone, welcome to the last part of class 11th history of chapter 7 changing cultural traditions। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन। अब कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन क्या है? ये एक साइंटिस्ट हैं, इनका नाम कॉपरनिकस था, एस्ट्रोनॉमिस्ट कह सकते हो आप इनको। इन्होंने कुछ कुछ चीज़ का स्टडी किया था। किस चीज़ का स्टडी किया था ये जानते हैं। अब जो क्रिश्चियन नोशन है, जो क्रिश्चियन थॉट्स हैं, वो क्या कहते हैं कि एक मैन जो होता है, एक आदमी, वो सिनर होता है, वो पापी होता है। और इस चीज को साइंटिस्ट ने थोड़ा अलग एंगल से लेने की कोशिश करी थी। उन्होंने कहा था कि मे बी शायद ऐसा ना होता हो। फिर क्रिश्चियंस क्या बिलीव करते थे कि अर्थ एक सिंफुल प्लेस है, जो पहले का बिलीफ है। अर्थ एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे लोग बहुत पाप करते हैं, और बहुत ज्यादा पाप के बर्डन की होने की वजह से अर्थ मूव ही नहीं करता है। अर्थ बीच में एक जगह है, और जो सारी सेलेस्टियल बॉडीज है, जैसे कि सन हो गया, अदर प्लैनेट्स हो गए, वो सब अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब जो कॉपरनिकस था, उसने क्या एजर्ट किया, उसने क्या जाना कि एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है, अर्थ ही रोटेट करता है अलोंग विद अदर प्लैनेट्स अराउंड द सन। पर उसको क्या लगा कि अगर ये थ्योरी रिलीज हो गई तो जो ट्रेडिशनल क्लर्जी मैन है, जो क्रिश्चियंस लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, वो इसके खिलाफ हो सकते हैं। तो इसीलिए उसने अपनी जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, डी रेवोल्यूशन बिस, इसका मतलब द रोटेशन है, उसको प्रिंट नहीं करवाया। जब वो अपने डेथ बेड पे था, तो जिसको फॉलोवर था जोशिम रेतिकस, उसने क्या करा, उसने ये आइडिया को वापस से लॉन्च किया। और लगभग 50 साल के बाद जो डिफरेंस था, सो कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, वो सामने आया। क्योंकि और भी एस्ट्रोनॉमर्स थे, जैसे कि जॉन स्कैपलर और गैलीलियो गैलीली, इन्होंने भी थ्योरीज वगैरह बनाई। कि जैसे केपलर की क्या थ्योरी है कि जो सन है वो सेंटर में रहता है, और प्लैनेट सर्कल में नहीं, जबकि बल्कि एक्लिप्स में मूव करते हैं उसके अराउंड। गैलीलियो ने क्या कंफर्म किया था कि जो अब उसकी जो बुक थी मोशन में, इसमें क्या बताया था कि वर्ल्ड बहुत ही डायनामिक है। और बाद में जब इसाक न्यूटन्स की थ्योरी आई थी, तो ये सारी चीजें अपने एकदम आप कह सकते हैं क्लाइमेक्स पे पहुंच गई थी। अब रीडिंग द यूनिवर्स, यूनिवर्स को अगर हम रीड करें, तो गैलीलियो ने क्या रिमार्क किया था कि जो बाइबल है वो एक तरीके से रोड टू हेवन है, बट डज नॉट से मच ऑन हाउ द हेवन वर्क्स। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि हेवन वर्क किस तरीके से करता है। अब इस थिंकर्स के वर्क ने क्या शो किया था कि नॉलेज जो था वो बिलीफ से थोड़ा सा डिफरेंट था, और नॉलेज के बेसिस पे उन्होंने ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स किए। जब ये साइंटिस्ट को कुछ चीज़ें मिल जाती थी, कुछ चीज़ें दिख जाती थी, तो उसको जानते थे और इन्वेस्टिगेशन करते थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की मदद से। और इन सब की मदद से, इन सब की वजह से ये सारे सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होना शुरू हो गए थे। अब कॉन्सिक्वेंटली जो माइंड थे स्केप्टिक्स के, यानी कि जो नॉन बिलीवर होते हैं गॉड के, उन्होंने रिप्लेस कर दिया गॉड को नेचर से, कि नेचर इज द सोर्स ऑफ क्रिएशन, नेचर ने ही सब बनाया है। और जो भगवान पे भरोसा करते थे ना, ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल अंधविश्वास में थे, उन्होंने भी थोड़ा बहुत साइंटिफिक फैक्ट्स में बिलीव करना शुरू कर दिया। जैसे आपके हमारे में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो साइंटिफिक थ्योरीज पे बिलीव करते हैं, बट वो भगवान की प्रेयर भी करते हैं, भगवान को भी मानते हैं। तो इट कुड बी पॉसिबल कि बोथ द थिंग्स एक ह्यूमन के अंदर हो सकती है। अब धीरे धीरे साइंटिफिक कल्चर यहाँ का ऑब्टेन होना शुरू हो गया। जैसे कि पेरिस एकेडमी स्टैब्लिश हुई 1670 में, रॉयल सोसाइटी लंदन में ये 1662 में हुई। अब क्या कोई यूरोपियन रेनेसेंस आया था 14th सेंचुरी में? रेनेसेंस का मतलब होता है रीबर्थ, हमने पहले भी देख रखा है ये। तो रीबर्थ होता है कि क्या सच में अर्लियर पीरियड टाइम ऑफ डार्कनेस था? तो इसका सिंपल से आंसर यही है कि जो 14th सेंचुरी है, उसके पहले का टाइम है, उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। जैसे ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन रिबॉर्न हुई, स्कॉलर्स, आर्टिस्ट, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए। जो सो कॉल्ड अंधविश्वास था रिलीजन के प्रति, वो खत्म हुआ। लोगों की अपनी आइडेंटिटी बनना शुरू हो गई थी, और लिटरेसी रेट जो था वो बढ़ रहा था, साइंटिफिक रिवॉल्यूशंस होने शुरू हो गए थे। अब आर्कियोलॉजिकल लिटरेरी रिकवरी रोमन कल्चर की, उन्होंने भी
सिविलाइजेशन को बढ़ाया, ह्यूमनिस्ट अप्रोच जो थी सब चीज़ों की होना शुरू हो गई थी, और जो वर्ल्ड था एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा था इन द टेक्निक्स ऑफ नेविगेशन के सिस्टम में। अगले चैप्टर में यही है हमारा नेविगेशन, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे को जान पा रहे थे, एक दूसरे से ट्रेड कर पा रहे थे, और सिर्फ ट्रेड ही नहीं कर रहे थे, वो एक दूसरे के कल्चर को भी सीख रहे थे। फॉर एग्जाम्पल जो अरेबिया है, ईरान है, सेंट्रल एशिया है, चाइना है, इन सब से जो ट्रेड चल रहा था ग्रीक एंड रोमन्स का। और हिस्टोरियंस ने इस टाइम को यूरोप सेंटर्ड व्यू पॉइंट के टाइम से देखा है। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुई कि लोगों की पब्लिक और प्राइवेट लाइफ अलग हो गई। पब्लिक लाइफ का मतलब क्या था कि वो एरिया जहाँ पे गवर्नमेंट वर्क करती है और वो कोई फॉर्मल रीजन से है। और प्राइवेट स्फेयर में क्या आ गए, जिसमें फैमिली, पर्सनल रिलीजन आ रहा है। तो ये सब किस में आ गए थे, प्राइवेट चीज़ों में आ गए थे। अब जो ह्यूमन था वो ऐसा नहीं था कि ये तीन ऑर्डर में से किसी एक का हिस्सा था ही था, नहीं, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी थी, अपने आप को पहचान सकता था, वो पॉलिटिक्स से अलग था, वो रिलीजन से भी अलग एक इंडिविजुअल था जिसका अपना एक इम्पोर्टेंस था। अनदर डेवलपमेंट क्या होता है कि यूरोप के डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट सेंस ऑफ आइडेंटिटी आई, जैसे बेस्ड ऑन लैंग्वेज। और उसके अलावा जो यूरोप था वो पार्ट, पहले जो यूनाइटेड था वो किससे था, रोमन एम्पायर से, लेकिन बाद में क्रिश्चियन, लैटिन, ये सब अलग अलग स्टेट्स में हो गए और एक दूसरे से ये जुड़े हुए थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हम अगले पार्ट में नया वाला चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स। अब इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि किस तरीके से कल्चर डेवलप हुआ, पर जहाँ पे कल्चर डेवलप होता है तो डिफरेंट जगह डिफरेंट कल्चर डेवलप होगा, तो उनमें कन्फ्रंटेशंस भी होंगे। ये हम अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप टू मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच, मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।